बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो रात गए आई है। रात 27वीं की रात थी रमज़ान मुबारक की और लोग इबादत कर रहे थे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे और काबुल और नंगरहार पे हमले किए गए हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से खबर जारी की गई वो ये है कि दहशतगर्दों पे हमले किए गए हैं और जो कुछ अस्करी मकामात और अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। ये दावा पाकिस्तान की जानिब से किया गया, लेकिन अफ़गानिस्तान से कुछ तस्वीर, वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ सामने आए हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एक दावा किया है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की वजारत इत्तलात और वजारत सेहत, उन्होंने बताया कि ये हमला एक अस्पताल पर हुआ काबुल में, और ये अस्पताल था जो लोग मनशियात के आदी होते हैं उनके इलाज के लिए उन्हें जमा करवा देते हैं अस्पतालों में, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ उन्हें रखा जाता है। तो ये उस नौइयत का अस्पताल था और काफ़ी बड़ा अस्पताल था। यहाँ पे 1000 से ज़ायद लोग मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस अस्पताल के ऊपर बमबारी हो गई है और इसके नतीजे में जो डिफरेंट इतलात आ रही है, जो एक इन्फॉर्मेशन दी है अफ़गानिस्तान की वजारत सेहत ने, उन्होंने 200 से ज़ायद अफराद बताया और कुछ मकामी जो सहाफ़ी हैं वो दावा कर रहे हैं कि 400 तक लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए अस्पताल के ऊपर जो अटैक हुआ है। अब पाकिस्तान की जो सरकार है या पाकिस्तान के जो अस्करी ज़राए हैं उनके दावे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो सकती है। जबकि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी वजारत वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने जो एरियल स्ट्राइक किया है, फ़िज़ाई हमला किया है, उसके नतीजे में अस्पताल के ऊपर बम गिरे हैं और वहाँ पे लोग जाँ बहक हुए हैं। अब इसकी मज़ीद तहकीकात होंगी, आलमी इदारे इस पर बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये बम किसी का भी गिरा हो, कहीं से भी आया हो, ये किसी ने भी तबाही की हो, लेकिन ये खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग जो एक बिल्डिंग के अंदर बंद है। क्योंकि आप याद रखिएगा, जहाँ पे ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जाता है जो मनशियात के आदी हों, उन अस्पतालों को ताले लगे हुए होते हैं। वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा कड़ा इंतज़ाम होता है और कोशिश की जाती है कि वहाँ से बाहर ना निकल सकें ये लोग, क्योंकि ये भागने की कोशिश करते हैं दौरान इलाज। तो ऐसी जगह के ऊपर हमला किया गया जहाँ से लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो ये बड़ा खौफनाक है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो तरदीद कर रही है, ज़राए से अभी तक तरदीद आ रही है, और जब इसकी कंफर्मेशन आएगी चीज़ों की तो नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको बाकी कुछ बताने के काबिल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखिए, अमेरिका जब जंग जीत रहा होता है ना तो फिर वो इंजॉय कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ जेस्चर्स दे रहे होते हैं, फिर सारे लोग कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन जब अमेरिका जंग नहीं जीत रहा तो हालात बहुत ख़राब हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत ख़त्म होती जा रही है, हत्ता कि इसराइल की जो हमायत है अमेरिका में वो भी कम हो रही है। अभी एक नया सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तो वैसे ही फारिग हो गई, और ये जो जंग है इसको अमेरिकन समझते हैं कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है। ये 84% इसराइली ये समझते हैं, CNN ने जो सर्वे करवाया। और अभी एक और सर्वे में इसराइल की हमायत अमेरिका में कम हो गई है। ये जो अभी गजा के अंदर हुआ उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ईरान के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, अमेरिकन ये समझते हैं कि ये नेतन्याहू की वजह से हुआ और अमेरिका भी फंस गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवालात और जवाब भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। जो अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ये ऑपरेशन था ना, जिसका उसने नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये अब एक एपिक फेलियर बनता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ बातें की कि जंग इसी हफ्ते ख़त्म हो सकती है या जल्द ख़त्म हो सकती है, ये भी कहा। फिर यह भी कहा कि ईरानी फौजी ताकत को हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। फिर सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हज़ारों मिसाइल आसपास के ममालिक पर दाग रहा है जो इस जंग में शामिल होने की तवक्को नहीं रखते। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ना CNN ने एक क्लिप जारी किया जिसमें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप चंद मिनट पहले कोई और बात कर रहा है, चंद मिनट बाद कोई और बात कर रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और इसी में कहता है हमारी मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा, हमें मदद चाहिए। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया, हम जंग जीत गए हैं। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब आप नए हुर्मस को खुलवाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, अमेरिका को मदद चाहिए। और इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि
ईरान के पास बहुत थोड़े से मिसाइल, चंद ड्रोन रह गए हैं। इसी में कह रहा है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे हमले कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग किस्म की बातें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। सीएनएन ने वो क्लिप काट के लगा दिए। सीएनएन डोनाल्ड ट्रंप से बदले ले रहा है जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने सीएनएन के साथ किया माजी में। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौजी कुव्वत को हमने तबाह कर दिया है, इस जंग के बाद दुनिया ज्यादा महफूज हो जाएगी। ईरान के पास सिर्फ 8% मिसाइल और चंद ड्रोन बाकी रह गए। भाई कौन गिन गिन के बता रहा है कि 8% है मिसाइल? ईरान तो कह रहा है कि उनके पास बहुत सारे हैं। फिर इन्होंने कहा जी कुछ ममालिक ने हमें मायूस किया है और उन्होंने जंग में ताउन नहीं किया। नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं मगर वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं है और आबना हुर्मत पे हमें मदद नहीं दी गई। अमेरिका का सिर्फ 1% तेल आता है आबना हुर्मत से, जबकि चीन 90%, जापान 95%, कोरिया अपना 35% तेल आबना हुर्मत के रास्ते से हासिल करता है। ये तमाम ममालिक अपने बहरी बेड़े भेजें और इनकी ये जिम्मेदारी बनती है। अब डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम ममालिक को कह रहे हैं कि आओ और आकर मदद करो और आबना हुर्मत को खुलवाओ, हमसे नहीं खुल रहा। तो ये तमाम ममालिक जानते हैं कि उसको खुलवाने का सबसे आसान तरीका यह है कि जंगबंदी हो जाए, इसराइल और अमेरिका यहां से पीछे हट जाएं, तो ईरान ऑटोमेटिकली इसको खोल देगा, क्योंकि ईरान की लड़ाई अरबों के साथ तो है ही नहीं। ईरान ने तो आबना हुर्मत को बंद किया सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ देने के लिए या दुनिया को यह बावर करवाने के लिए यहां जंग लगी हुई है, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आबना हुर्मत बंद नहीं होता तो अमेरिका और इसराइल चाहे 5 साल मारते रहे ईरान को, दुनिया को परवाह ही नहीं है, सबका तेल जा रहा है। लेकिन अगर वो बंद हो जाता है, वहां पे जहाज खतरे में आ जाते हैं, तो फिर दुनिया को फिक्र करने की जरूरत है। तो एक्चुअली ईरान ने दुनिया को झंझोड़ा है इसके जरिए से, और उसके साथ जो भी बात करता है ईरान के साथ, जितने भी लोगों की बात हुई है, वो यही कहते हैं हर एक को कि जनाब आप जिन्होंने हम पे हमला किया हुआ है उनको रोकें, हम तो मजबूर हैं। वो कहते हैं जी हमारी मईशत मुतासिर हो रही है, तो ईरानी कहते हैं हमारी 40 साल से मईशत मुतासिर हो रही है, 40 साल से जायद हो गए हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, हम कहां जाएं, हमारे बारे में कौन सोचेगा। तो वो ईरान के पास जवाब है हर चीज का। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया सबसे अहम इत्तेहादी हुआ करता था अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया से कहा कि हमें बरतानिया की जरूरत नहीं है, हम पहले ही जंग जीत चुके हैं। कुछ ममालिक आबना हुर्मत को महफूज बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कौन से ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिन ममालिक का पता चला, चाहे वो इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और कनाडा है। ये मैंने 10 ममालिक का नाम तो आपके सामने मैंने ले लिया, और दुनिया के बड़े और तगड़े मुल्क हैं ये। इनमें से तो कोई इस लड़ाई के अंदर नहीं उतर रहा। अभी यूनान के 2 जो टैंकर थे वो वहां से गुजरे हैं, तो यूनान इस लड़ाई में क्यों आएगा? तुर्की भी इस लड़ाई में नहीं आएगा। अरब ममालिक ने बड़ी समझदारी दिखाई, उन्होंने लड़ाई से अपने आप को दूर रखा। और हाँ, मैं आपको वो खबर दे दूं कि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था ना कि ये दावा किया गया न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से और इससे पहले वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी ईरान के साथ किया, इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुबैना तौर पे ये खबरें छापी गई कि वो कह रहे थे कि ये करो। लेकिन एक मरतबा फिर सऊदी अरब से जो सोर्सेज हैं उन्होंने तरदीद की है, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं कहा और ये लड़ाई जो है वो हमारे गले ना डाली जाए। तो सऊदी अरब तो बार बार ये कहता है कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते ईरान के साथ, हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। एक और चीज डोनाल्ड ट्रंप ने जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जख्मी है या माजूर हो चुके हैं। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की। फिर उन्होंने कहा जी ईरान की सारी क़यादत खत्म हो गई है, हम किससे मुज़ाकरात करें हमें मालूम नहीं है। 100 से ज्यादा बहरी जहाज उन्होंने कहा जी हमने तबाह कर दिए, 7,000 अहदाफ को हम निशाना बना चुके हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मरतबा एतराफ़ किया कि जो अहदाफ निशाना बनाए वो मिलिट्री और कमर्शियल थे, यानी कमर्शियल अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया है कि हमने कारोबारी मराकज़ को और कमर्शियल तनसीबात को निशाना बनाया है। अब अगर इसके मुकाबले में ईरान ये करता है तो वो बदले में करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पीर के दिन हमने 3 ऐसे अहदाफ को निशाना बनाया जहां ड्रोन और मिसाइल बनाए जाते हैं। इस जंग में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, यानी अब जंग से निकलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। समंदर में जो बारूदी सुरंगें हैं उसके बारे में उन्होंने कहा जी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये काम करने वाले 30 जहाज हमने डबो दिए हैं पानी के अंदर। फिर उन्होंने यूरोप को डराया डोनाल्ड ट्रंप ने कि पुतिन सिर्फ अमेरिका से डरता है
और नेटो सिर्फ अमेरिका है। यूरोप से पुतिन बिल्कुल नहीं डरता। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब यूरोप को सोचना पड़ेगा कि वो अमेरिका और रशिया की सर्द जंग के अंदर हमेशा से अपना झुकाव अमेरिका की तरफ रखते रहे। अगर वो रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए और रशिया के साथ एक मुआहदा करेंगे, रशिया इस लिमिट से आगे नहीं आएगा, तो क्या ये एक नए दौर का आगाज नहीं हो सकता? इस बारे में यहां पे ना एक बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत शुरू हुई थी ना, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उससे भी पहले बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, हमें रूस के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना और सस्ती तवानाई तक दोबारा रसाई हासिल करना चाहिए। यही अक्लमंदी है। निजी तौर पर यूरोपीय रहनुमा मुझसे मुत्तफिक है, यानी जाती तौर पे बात करते हैं तो यूरोपीय रहनुमा कहते हैं ठीक है बात, लेकिन कोई भी इसे बुलंद आवाज में कहने की जरूरत नहीं करता। हमें यूरोप के मफाद में रूस के साथ अपने तनाज़ात खत्म करने चाहिए। बेल्जियम के वजीर आजम बार्टव्यू का बयान। अब ये देखें ना, अगर तो रशिया के साथ ताल्लुकात यूरोप अपने नॉर्मल कर लेता है तो यूरोप की तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। यूरोप की रशिया के अलावा दुनिया में किसी से लड़ाई नहीं है। यूरोप तो फिर अमेरिका से भी धंधा कर सकता है, चीन के साथ भी और रशिया के साथ भी, और एशिया के साथ भी और अफ्रीका के साथ भी। यूरोप की तो मौजें हैं, उनकी तो लड़ाई नहीं किसी के साथ, आपस में वो लड़ते नहीं है। उन्होंने अपना एक इक्वेशन बनाया हुआ है, अपनी यूरोपीय यूनियन बनाई हुई है। लिहाजा अमेरिका और रशिया की सर्द जंग में यूरोप बीच में पिस रहा था। अब यूरोप में यह आइडिया आना शुरू हो गया है, देखते हैं इसका क्या होता है, हम इस पर नजर रखेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर टिकाने लगा दिया है। अब दीगर ममालिक को चाहिए कि वो आएँ और आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएं। सवाल यह है कि अगर टिकाने लगा दिया है तो फिर आबनाए हुर्मुज़ खुल क्यों नहीं रही? आप बड़े आराम से खुलवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात का एतराफ़ भी किया कि ईरान एक अजीम ताकत है। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो मशरिक़ वस्ता में ममालिक पर हमला कर देंगे, उन्होंने हमें हैरान कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह मानना पड़ा कि वाकई में एक बड़ी ताकत है ईरान, और ईरानियों का जवाब तगड़ा है। अच्छा, इसमें ना एक ईरान ने चैलेंज किया डोनाल्ड ट्रंप को, मैं लगे हाथों आपको बता दूं। ईरानी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच्चा है कि हमारी सारी की सारी बहरिया तबाह हो गई है और उन्होंने सारे जहाज डबो दिए हैं, तो फिर वो हमारे पानियों में आ जाए ना, फिर आबनाए हुर्मुज़ पे पहुंच जाए अपनी बहरिया लेकर। डोनाल्ड ट्रंप फिर इधर आते क्यों नहीं है? ये उन्होंने चैलेंज किया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया को कह रहा है कि मेरे साथ चलो, आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाओ, मैं नहीं वहां जाता। अपने बहरी बेड़े उन्होंने बहुत पीछे भिजवा दिए, जबकि यूरोप और बाकी मुल्क ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इतना ताकतवर बहरी बेड़ा जो है, इतनी बड़ी बहरिया, वो ये नहीं खुलवा पा रही, तो हम वहां जाके क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा जी जापान में हमारे 45,000 फौजी हैं, जनूबी कोरिया में 45,000 फौजी हैं, जर्मनी में हमारे 50,000 फौजी हैं। हम इन मुल्कों का दिफा करते हैं और वो इस जंग में साथ नहीं देना चाहते। ये ममालिक जनाब अमेरिका को अरबों डॉलर देते हैं और अमेरिका के फायदे के लिए बहुत काम करते हैं। जापान की अपनी कोई ऐसी फौज नहीं है। जापान अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए, और बाकी ममालिक भी देते हैं। इसी तरह ये अरबों से तो बेशुमार पैसा लिया है अमेरिका ने, बेशुमार पैसा कमाया अरबों से अमेरिका ने, और वहां पे अड्डे भी बनाए। लेकिन जब अरबों के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो अड्डे अरबों के काम नहीं आए। अब सवाल ये पैदा होता, और अरबों ने खुद देखा अमेरिकन को भागते हुए, अमेरिकन को वहां से निकलते हुए। ये अरबों के लिए बहुत हैरान कुन बात थी, और इस बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि क्या हम अमेरिका पे इन्हिसार कर सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए? क्या अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा मुश्किल वक्त आने पर? यह सवाल आज पूरी दुनिया के दिमाग में है, और शायद इसीलिए ममालिक अब अपने अपने दिफा के बारे में अलग तरीके से सोच रहे हैं। दुनिया जो है वो करवट ले रही है, ये तब्दीली आएगी, आप देखिएगा 8-10 साल के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। एक और सवाल उठाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि जिस अमेरिका और इसराइल का ये हाल ईरान ने कर दिया है, अगर कहीं इस अमेरिका और इसराइल की लड़ाई रूस के साथ या चाइना के साथ हो गई तो इनका क्या बनेगा? ये सोच के ही जो है वो अमेरिकन को खौफ आना चाहिए कि जब ईरान के सामने इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए इन हथियारों के साथ और इस वॉर स्ट्रेटेजी के साथ और ऐसी लीडरशिप के साथ, तो फिर रशिया या चाइना के साथ बराह रास्त पंगा हो गया तो फिर बनेगा क्या? अब इसराइल की हालत यह हो चुकी है कि उनके इंटरसेप्टर्स तकरीबन बढ़ चुके हैं, फारगी हो गए हैं। अब इसराइल के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो ईरानी मिसाइल आए और उनको रोके। शुरू में जो वीडियोज हम देखते थे उनमें से 90% मिसाइलों को इसराइली हवा में तबाह कर देते थे। फिर ये शरह कम करते करते 70%, 40% तक आ गई।
अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 10 मिसाइल आते हैं तो उनमें से 1 या 2 को इसराइल रोक पाता है, बाकी जाकर इसराइली इमारतों के साथ टकराते हैं। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है इसराइल के अंदर, और इसी वजह से आपको नेतन्याहू कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। एक नादरीन मुसलमानों के नाम खत लिखा है, और ना सिर्फ मुसलमानों के नाम बल्कि इस्लामी ममालिक के नाम एक खत लिखा है अली लारंजानी ने। ये ईरान की जानिब से इन्होंने 6 नकात लिखे हैं सारे मुसलमान ममालिक को। मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। इन्होंने नंबर 1 पॉइंट लिखा कि ईरान पर अमेरिका और सेहूनी साजिश के तहत धोखे से हमला किया गया, वो भी मुज़ाकरात के दौरान, जिसका मकसद ईरान को तोड़ना था। इस जारहियत में इस्लामी इनकलाब के एक अजीम रहनुमा समेत बहुत से शहरी और फौजी कमांडर शहीद हुए, मगर हमलावरों को ईरानी अवाम की शदीद कौमी और इस्लामी मुज़ामत का सामना करना पड़ा। नंबर 2, आप जानते हैं कि सवाए चंद ममालिक के महदूद सियासी मौक़िफ़ के कोई इस्लामी रियासत ईरानी अवाम के साथ ना खड़ी हुई, फिर भी ईरानी अवाम ने अपने मजबूत इरादे से हमला करने वालों को दबा दिया है। अब वो इस घेरे से निकलने के रास्ते भी नहीं ढूंढ पा रहे। शिकवा किया कि हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ कोई, चंद लोग खड़े हुए सिर्फ, और वो भी ज़बानी कलामी सियासी अंदाज में खड़े हुए। नंबर 3, ईरान बड़े शैतान यानी अमेरिका और छोटे शैतान यानी इसराइल के खिलाफ मुज़ामत का रास्ता जारी रखे हुए है, मगर क्या बाज़ इस्लामी हुकूमतों का रवैया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मुतसादम नहीं है कि जो शख्स ए मुसलमानों की आवाज़ सुने और जवाब ना दे वो मुसलमान नहीं है। ये कौन सा इस्लाम है? चौथा नुक्ता जो उन्होंने पूछा वो ये कि कुछ ममालिक तो आगे बढ़कर ईरान को दुश्मन करार दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ईरान ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों और अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाया। क्या ईरान चुपचाप बैठ जाए जब आपके ममालिक में अमरीकी अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हों? यह महज बहाना है। आज मुकाबला अमरीका और इसराइल के एक जानिब और ईरान और मुज़ामती कुव्वतों के दूसरी जानिब है। आप किस तरफ खड़े हैं? यह सवाल उन्होंने पूछा। साथ ही बात है, वो कहते हैं जी अड्डे जब बनाए अपने मुल्कों के अंदर और वहां से ईरान पे अटैक होगा तो ईरान वापस अड्डों पे अटैक करेगा। ये उन मुल्कों पे अटैक नहीं है। मुकाबला इसराइल और अमेरिका में और दूसरी जानिब ईरान के अंदर है। आप किसके साथ खड़े हैं? सवाल ये पैदा होता है। फिर 5वां नुक्ता जो उन्होंने बयान किया अपने लेटर में, इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर गौर करें। आप जानते हैं कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है और इसराइल आपका दुश्मन है। एक लम्हे ठहरें, आप अपने पर और खित्ते के मुस्तकबिल पर गौर करें। ईरान आपके साथ मुखलिस है, वो आप पर गलबा नहीं चाहता। यानी ईरान यहाँ कब्जा नहीं करना चाहता, ईरान यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं करना चाह रहा, कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं है, वो इसराइल का है। तो ये ईरान ने यहाँ पे क्लियर किया कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है, ईरान गलबा नहीं चाहता, ईरान आपका दोस्त है। नंबर 6, अगर उम्मत मुस्लिमा मुकम्मल ताकत के साथ मुत्तहिद हो जाए तो ये इत्तेहाद तमाम इस्लामी ममालिक के लिए सलामती, तरक्की और आज़ादी की ज़मानत बन सकता है। वैसे ईरान ने जितनी बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी है ना, अगर एक मुल्क ये कर सकता है तो सोचिए अगर मुसलमान ममालिक सारे इकट्ठे हो जाए। हमारे पास कितना पैसा, कितना कुछ है मुसलमान मुल्कों के पास। ये पहले भी बहुत दफ़ा आइडिया आया मार्केट में। तो इंसानियत के नाम पर इकट्ठे हो जाएं, खाली मुसलमान मुल्क नहीं बाकी ममालिक भी इकट्ठे हो जाएं साथ में, जो रीजन है वो सारा इकट्ठा हो जाए। जैसे यूरोपीय यूनियन है वो सब इकट्ठे रहते हैं, अगर ये रीजन भी इकट्ठा हो जाए और आपस में मुआहदा करने कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, हम तरक्की करेंगे, तामीर करेंगे, गरीबों को फ़ायदा देंगे, अपने लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, अगर ये सारे मुल्क मिलकर फैसला कर ले और ये खून रेजी बंद हो जाए तो चंद जर्नैलों की दिहाड़ियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, चंद पागल ज़हनी मरीजों का काम तो बंद हो जाएगा। लेकिन इस खित्ते के जो करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में अरबों लोग हैं बल्कि, उन सब का मुस्तकबिल बन जाएगा। नाज़रीन, आखिर में मैं एक तबसरा पढ़ रहा था एक नौजवान का, और उन्होंने बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी। उन्होंने कहा जी कि ईरान इतनी शानदार लड़ाई लड़ रहा है, कौन सा जर्नैल है, किसी का नाम आया सामने, कोई गाना शाना निकाला हो उनके ISPR ने, या उनके जर्नैलों को हीरो बनाया गया हो? नहीं, वो ईरानी कौम को हीरो बना रहे हैं, ईरानी कौम के मुंतखब नुमाइंदों को हीरो बना रहे हैं, अवामी नुमाइंदों को। और वो ईरान की बात करते हैं, ईरानी अवाम की बात करते हैं। वो किसी एक जर्नैल की, किसी एक को हीरो बनाने की बात नहीं करते। तो उनकी सोच के अंदर बड़ी आज़ादी है। वहाँ पे देखें ना, 2 ही लोग सामने आ रहे हैं, दोनों फौजी नहीं हैं, अब्बास अरागची और अली लारंजानी, ये दोनों लोग सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी पड़ेगी ईरान से कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आप लड़ें तो कौम को खड़े होना होता है। आप इक्का दुक्का को उठा के हीरो नहीं बना सकते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।